बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे IAS 8 में कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल 14। इस एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट्स में प्रिपेयर DL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 along with comparative figures. The column for total is not required. क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन को देखें। For the purpose of preparations of the statement of changes in equity for the year ended 31 December 2017, Daffodils Limited has extracted the following information. Net profits given है आपके पास, transfer to general reserve, transfer of incremental depreciation and final cash dividend. ये हमारे पास मौजूद हैं। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से मुराद हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस से जो ट्रांसफर होता रहता है रिटेन अर्निंग्स को, वो हमारे पास मौजूद है। अब देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ शेयर इशूड। 25% right share were issued on 1st May 2016 at rupees 18 per share. A bonus issue of 10% was made on 1st April 2017 as final dividend for 2016. 50 million right shares were issued on 1st July 2017 at rupees 15 per share. A bonus issue of 15% was made on 1st September 2017 as interim dividend. After preparing draft financial statements, it was discovered that the depreciation on a plant costing rupees 700 million has been charged at a rate of 25% under reducing balance method from the date of commencement of manufacturing, 1st July 2014. However, the plant was available for use on 1st Feb 2014. डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस गलत कैलकुलेट किया गया। अब इसको हम लोगों ने ठीक करना है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एज एट 31 दिसंबर, ordinary share capital of rupees 10 each, general reserves, retained earnings and revaluation surplus. हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना कर देनी है और उसके लिए हमें कंपैरेटिव वैल्यूज की जरूरत है। तो हमारे क्वेश्चन का स्टार्ट 1 जनवरी 2016 से होना है। 1 जनवरी 2016, जबकि यहाँ पर हमें जो गिवन है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2014 एंड 15 के लिए गिवन है, और जो चेंजेस वगैरह हमारे पास आई हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स वगैरह में, वो हमारे पास 2016 एंड 17 के लिए मौजूद है। अब यहाँ पर देखें 1 जनवरी 2016 जो सबसे पहले इश्यूएंस ऑफ शेयर्स वगैरह में चेंज आया वो 2016 में आया, 2016 में। तो मतलब 1 जनवरी 2016 को बैलेंस 2015 वाला, तो 2015 में हमारे पास बैलेंस कितना था 1600, ऑर्डिनरी शेयर्स का बैलेंस 1600, और ये हमारे पास एज इट इज 1600 ही चला जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जब हमें ओपनिंग्स बताए गए उस टाइम पे किसी किस्म के कोई हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं थे, लेकिन 2016-17 के लिए हमारे पास शेयर प्रीमियम्स मौजूद थे। फिर रिटेन अर्निंग्स की बात की गई एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब हमारे पास जो बैलेंसेस मौजूद हैं जिनसे हम लोगों ने अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करना है, ये 2015 है, तो बेसिकली 31 दिसंबर 2015 मैंने क्वेश्चन का स्टार्ट 1 जनवरी 2016 से करना था, तो ये मेरे क्वेश्चन के लिए सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। क्वेश्चन की जब मैं रिक्वायरमेंट्स को पढ़ रहा था तो वहां से पता चला कि रिवैल्यूएशन जो हमारे पास न्यू शेयर इशू कर रहे हैं उनके अगेंस्ट शेयर प्रीमियम भी आ रहा है, लेकिन जहां पर शेयर प्रीमियम हमारे पास मौजूद नहीं था तो उसकी जगह हम लोगों ने खाली छोड़ दी।
हम लोगों ने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम के लिए हम लोगों ने कॉलम खाली छोड़ दिया फिलहाल। जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये जिस तरह से हमारे पास मौजूद थे, गिवन थे, हम लोगों ने इसको एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब जाकर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देखनी है। देखिए फर्स्ट पॉइंट का ताल्लुक 2016 और 17 से है, इसका 2015 के क्लोजिंग बैलेंसेस या 2016 के ओपनिंग बैलेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सेकंड पॉइंट को देखें तो हमारे पास एक एसेट जो ₹700 मिलियन का था, उसके ऊपर 25% हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने 1 जुलाई, कहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 1 जुलाई 2014 से हमने इसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, जबकि होना कब चाहिए था 1 वेब 2014 से। बस ये एरर हो गया हमसे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसकी वर्किंग करेंगे। 700 का एसिड उसने जिस तरह से वर्किंग की, सबसे पहले वर्किंग हम लोग वैसी करेंगे। 700 का एसिड, इसके ऊपर 25% एप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो ये चार्ज करें अगर हम लोग, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 87.5। ये उसने 2014 में डेप्रिशिएट किया होगा। फिर इसकी WDV देखें क्या आती है, 612 पॉइंट, इसका 25% चार्ज करें। अब ये 15 के लिए आ जाएगा 153.13, ये डेप्रिसिएशन आ गई 2015 के लिए। अब इसकी WDV देखें 459.37। अच्छा, यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो उसने हमें बताया कि हमारे पास सिर्फ एक ऐसा प्लांट है जो कि डेप्रिशिएट हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा था। 2014 में रिवैल्यूएशन सरप्लस है, 2015 में रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है। अब हमें यहाँ पर ये नहीं मालूम कि ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है बेसिकली इसी प्लांट के ऊपर है या किसी और एसेट के ऊपर है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई कि हमने इसको रीवैल्यू किया, क्योंकि अगर हम इसको रीवैल्यू करें तो हमारे पास मेथड चेंज हो जाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज हो जाता है। तो अभी हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे ही लेके चलेंगे। 2015 के लिए ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 2016 के लिए हमने क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया होगा इसके ऊपर जी, 114.84, और हमारे पास इसकी वैल्यू है 344.54। अब 17 के लिए इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें 86.1। 17 के लिए क्या 86.13, और इसकी WDV 258.41। अब ये है जो वर्किंग उसने की। अब बेसिकली इसकी वर्किंग होनी किस तरह से चाहिए थी, 700, इसका 25%, लेकिन ये 1 फेब से हम लोग चार्ज करते हैं, तो बेसिकली 11/12। तो देखिए इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास क्या आ रहा है 160. अब इसकी WDV बताएं 539.58 जी। नेक्स्ट देखें, इसके ऊपर 25% चार्ज करें 134.9, इसकी WDV 404.7। नेक्स्ट 101. जी 303.53, इसके ऊपर 25%, 75.88,
और WDV 227.6 बार। अब आप लोगों ने जाकर इन दोनों के डिफरेंसेस देखने हैं। क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, क्या डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस को ओवरस्टेट किया या अंडरस्टेट किया, उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस इंपैक्ट को हम लोगों ने देखना था। अब हम लोग इसको देख रहे हैं 2014 से, तो 2014 से ऑनवर्ड आप लोगों ने इसको लेके चलना था। 2014, 15, 16, 17 और हम लोगों ने कहां तक इसको सॉल्व करना है, 2017 तक। अब इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखिए, 87.5 हम लोगों ने चार्ज किया। कितना चार्ज करना था, 160.42, तो अंडरस्टेट कर दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। कितनी अमाउंट से, तो 2014 का प्रॉफिट 72.92 से डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा जबकि प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। अब आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें, 153 हमने चार्ज किया जबकि 134.9 चार्ज करना था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरस्टेट है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ऑफ 2015 अंडरस्टेट है, तो इंक्रीज कर देंगे इन दोनों का डिफरेंस 18.23 जी। नेक्स्ट देखें 2016, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरस्टेट है, कितनी अमाउंट से, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर देखें 86 एंड 75 ओवरस्टेट है, इनका डिफरेंस ऐड कर देंगे। ये बात क्लियर है, कोई इशू इधर तक। अच्छा, अब देखें हमारे पास हम लोगों ने जो वर्किंग करनी थी वो 2016 एंड 17 के लिए करनी है। तो 16 का प्रॉफिट ठीक हो सकता है, 17 का प्रॉफिट ठीक हो सकता है क्योंकि ऊपर गिवन है नेट प्रॉफिट। इवन के 15 के प्रॉफिट को भी ठीक कर सकते हैं, ये प्रॉफिट ठीक हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें 2014 की, तो हमें पता चला कि 2014 का प्रॉफिट 72.92 से डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस दैट 2014 की रिटेन्ड अर्निंग्स 72.92 से कम हो जाएंगी। ये बात क्लियर। तो अब रिटेन्ड अर्निंग हमें कौन सी गिवन थी, तो यहां पे देखें क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस गिवन, हमें सबसे पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको क्या करें, डिक्रीज कर देंगे, कितनी अमाउंट से, 72.92 से। ये बात क्लियर। अच्छा जी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें 1302 1423। इसमें हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह की अमाउंट्स वगैरह भी शामिल है, फिर वो भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ ट्रांसफर वगैरह की होंगी। तो अब बेसिकली जो जो इम्पैक्ट है ना, हम लोगों ने 2014 में नहीं देखना, 2015 में देखना है। तो 2015 की 1430 रिटेन हम लोगों ने लिखी हुई है। अब जरा इफेक्ट को कैलकुलेट करो, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 72.93 से, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 18.23 से, तो नेट डिक्रीज कितनी अमाउंट का हमारे पास आ रहा है 2015 में, नेट डिक्रीज, तो ये 54.69। 2015 की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग को एडजस्ट किया तो बेसिकली 2016 का ओपनिंग बिल्कुल ठीक हो चुका है। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, जिस तरह से उसने आपको बताया, अब आप लोग 2016 में पहुंच गए, ये सारी वर्किंग आप लोगों ने एडजस्ट कर ली है। अब आपसे कहा गया 2016 में
16 में आपने 25% राइट शेयर इशू करने एट अ रेट ऑफ 18 पर शेयर, 25% राइट इशू, उसके अलावा सब कुछ 2017 में है। तो आप लोग सबसे पहले 25% फर्स्ट में को जाके राइट शेयर इशू करेंगे। क्या फाइनल डिविडेंड ऑफ, कहां पर ये, अच्छा हाँ, फाइनल कैश डिविडेंड 7.5%, लेकिन बेटा ये कैश डिविडेंड है, इसने सिर्फ हमारी रिटेन अर्निंग्स को डिक्रीज करना है। 2015 का है, 2016 में रिकॉर्ड करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू के ऊपर, कोई फर्क नहीं, सिर्फ रिटेन अर्निंग को इस अमाउंट से कम कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारी एंट्री बन रही थी रिटेन अर्निंग्स डेबिट एंड कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो हम लोग देख लेंगे कि ये कितने परसेंट हमारे पास बनेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर ये अब ओपनिंग बैलेंसेस सारे रीस्टेट हो चुके हैं, मतलब यहां तक उसने इस तरह से फाइंड कर दिया ये। अब फाइनल कैश डिविडेंड हमारे पास आया, तो फाइनल कैश डिविडेंड 7.5%, तो आप लोग 1600 का 7.5% देखें कितना बनता है, तो ये लो रिटेन अर्निंग से गया। हमेशा आप लोगों ने शेयर कैपिटल के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करनी है डिविडेंड्स की पेमेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट उसने आपसे कहा कि भाई 25% राइट शेयर इशू है, तो यहां पर देखें शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू है 1600, एक शेयर कितने का है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 160 मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू, अच्छा ये मल्टीप्लाइड बाय 25%, पहले इसका फाइंड कर लें, तो इसका 25% 40, तो आप लोगों ने 40 नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए एट अ रेट ऑफ 18, इसमें से मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू 400 चला जाएगा शेयर कैपिटल को, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोगों ने इन एक्सेस रिसीव की है वो हमारे पास चली जाएगी शेयर प्रीमियम को। ये बात क्लियर। अब 2016 में 2016 की रिटेन अर्निंग्स आएंगी, आपको बताया गया 2016 की रिटेन अर्निंग्स कितनी है हमारे पास, प्रॉफिट्स 318, क्या ये 318 बिल्कुल ठीक है, गलत है, कितनी अमाउंट से, ये देखें 13.67, तो उस अमाउंट में ऐड कर दें 13.67, तो आपका प्रॉफिट रिस्टेट करेक्ट हो गया 331.67। फिर आपसे कहा गया कि आपने इसमें से ट्रांसफर करनी है अमाउंट, ट्रांसफर टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 49, जी आप लोगों ने ट्रांसफर कर दी इसमें से, रिटेन अर्निंग्स में आएगी रिवैल्यूएशन सरप्लस से, तो ये आपने सारा ट्रांसफर कर दिया। फिर आप लोग देखें ये आपके पास आ गए 2016 के लिए क्लोजिंग, जो कि 2017 के लिए ओपनिंग बन गए। अब सबसे पहले आप लोगों ने 2016 का फाइनल डिविडेंड देखना है, तो ये फाइनल डिविडेंड 2016 का हमारे पास है 10%, और ये कौन सा है, बोनस इशू। इसकी एंट्री क्या होती है हमारे पास, रिटेन अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल, तो आपने अपने क्लोजिंग बैलेंस कितने थे, क्लोजिंग बैलेंस 2000 का 10% ले लेना है, 200 वो आपके पास शेयर कैपिटल में और रिटेन अर्निंग से माइनस कर दो क्योंकि डिविडेंड है। ऑलराइट, फिर आप लोग देखें नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास है कि 1 जुलाई 2017 को 15 के राइट शेयर इशू 50 मिलियन, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 500 शेयर कैपिटल को, एंड 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 25, ये आप लोग जाकर दे देंगे 250 शेयर प्रीमियम को, ये राइट इशू। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपने इंटरिम डिविडेंड दिया 2017 का, तो 2017 में ही रिकॉर्ड होगा 15%, लेकिन अब ये जो 15% आप लोगों ने लेना है ये इंटरिम डिविडेंड देने से पहले आपके शेयर कैपिटल की जो अमाउंट होगी उसका, तो देखो कितनी अमाउंट है
2700 का 15% देखें 405। और ये क्या चीज थी? बोनस डिविडेंड। तो ये कहां से जाएगा? ये आपके पास प्रॉफिट्स आ गए, ऊपर उसने आपको 650 बता दिया प्रॉफिट 650। जहां पर आप लोगों ने आकर इसकी एडजस्टमेंट्स की थी कितनी अमाउंट से? 10.25 से। तो रीस्टेटेड प्रॉफिट क्या बन गया आपके पास? 660.25। जर्नल रिजर्व से कितनी अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व? 112। तो 112 जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर करना है रिटेन अर्निंग से, तो रिटेन अर्निंग माइनस और जर्नल रिजर्व को ऐड कर दो। ऑलराइट, और ये आपके क्लोजिंग बैलेंस रिजल्ट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इससे रेलेवेंट बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? किसी का कोई इशू वगैरह हो तो आप लोग डिस्कस करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब अगर आप लोग जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है तो आप ये सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाकी सारी एग्जांपल्स वगैरह ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेनी है, एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। और एग्जाम्पल नंबर 17 में जी क्या इशू है? फाइनल कैश डिविडेंड फिर रिटेन अर्निंग से जाता है। कौन सी अमाउंट है? ये वाली 15% कैश डिविडेंड। ओके, एक मिनट जरा देखने दो। ये फाइनल कैश डिविडेंड इसकी बात कर रही है 2012 का 2013 में जाकर फाइनल कैश डिविडेंड नहीं, कैश डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग से माइनस होगा। ये गलत है यहाँ पर, ये यहाँ पे गलत है, ये नहीं आता। बोनस डिविडेंड होता तो यहाँ पर आ सकता। तो ये अब इंटरिम डिविडेंड 20%, तो अब ये वाली अमाउंट भी गलत हो गई है 46। तो ये क्योंकि अब आपने 200 का 20% लेना है तो ये 40 आ जाएगा ना कि 46। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने थोड़ा ठीक कर लेना है जी। इंटरिम ये देखें, ये वाली अमाउंट तो वैसे भी नहीं आनी थी ना इसमें, बोनस डिविडेंड इंटरिम वाला। और अगर बात करें इनकी, ये वाला आना था 18% 2013 में। ये 18% हमारे पास, ये कैश डिविडेंड इंटरिम, हाँ जी ये 18%, तो ये 18% भी 200 का जाके लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारा ही क्वेश्चन गलत हुआ पड़ा है क्योंकि इसकी वजह से बाकी सारे डिविडेंड वगैरह गलत हैं। तो कैश डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से जाता है, शेयर कैपिटल को नहीं चार्ज किया जाता, तो इसने शेयर कैपिटल को चार्ज कर दिया। ओके, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, ये इंटरिम के लिए उसने बताया है डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट, मतलब जिस साल अनाउंस कर रहे हो जिस साल के हैं उसी साल में रिकॉर्ड करो। और फिर डबल स्टैरिक यहाँ 20% के साथ है। और यहाँ पर क्या कहता है? नॉट इंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। अच्छा, ये बोनस डिविडेंड हमारे पास है 20%, और इसके लिए कहता है कि नॉट इंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। तो सेम डे पे अगर किसी किस्म का कोई कैश डिविडेंड जैसे ये था हमारे पास, तो ये कहते हैं इससे अलग है ये चीज। तो ये तो वैसे भी बोनस डिविडेंड अलग है और कैश डिविडेंड अलग से, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। ये कौन सा ईयर 2013 में है? तो देखें ये 18% उसने अलग लिया इंटरिम, और ये जो ये उसके पास है इंटरिम बोनस डिविडेंड आया 20%, ये उसने अलग से ट्रीट किया। ओके, अच्छा फिर उसमें दूसरी बात पता है क्या है कि अगर आप इस बोनस को पहले लिख देते, इस बोनस डिविडेंड को,
ये पहले आ जाता, कैश डिविडेंड बाद में आता। तो कैश डिविडेंड से देने से पहले जितना भी बैलेंस होता है वो सारे को ऐड करके फिर उसके ऊपर परसेंटेज होती है। वो कहते हैं नहीं, इसको ऐड ना करना, इसके लिए, इसकी कैलकुलेशंस के लिए आपने इस बोनस डिविडेंड को ऐड नहीं करना, मतलब इसके अलावा जो शेयर कैपिटल हो उसके ऊपर जाके 18% चार्ज कर लेना, इस ओपनिंग प्लस इसके 20% और फिर 18% नहीं चार्ज करना। तो कहते हैं ये जो कैश डिविडेंड है इसके लिए ये बोनस डिविडेंड इंटाइटल नहीं है, बोनस डिविडेंड उस कैश डिविडेंड के लिए इंटाइटल नहीं। ओके, बात समझ आ गई? ठीक, और कोई बात? चलिए, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।